दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए प्रस्तुत है महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। ये प्रश्न आसान से थोड़ा सा ऊपर यानी कठिन स्तर के प्रश्न हैं। इनको आइए कवर करते हैं। पहला प्रश्न है, पॉलिटिकल थियरी शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक शब्द से हुई है? तो थियरी शब्द जो है ये लैटिन नहीं बल्कि ग्रीक भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये है थ्योरिया। देखिए, थियरी शब्द की उत्पत्ति थ्योरिया शब्द से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ चिंतन, मनन या देखने की दृष्टि होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, किसी सामान्य घटना, नियम या विषय को समझाने के लिए बनाए गए व्यवस्थित विचारों और तर्कों के समूह को सिद्धांत कहते हैं। ये वैज्ञानिक सिद्धांत होता है। ये सामान्य विचार या अनुमान इसमें सामान्य रूप से नहीं होते हैं और ये किसी विषय के केवल सैद्धांतिक ज्ञान के लिए नहीं बल्कि प्रायोगिक रूप में उसके प्रकटीकरण या स्पष्टीकरण को प्रकट करता है। अगला प्रश्न है, एक बुक है एन इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल थियरी। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं एंड्रयू हेवुड। दोस्तों, एंड्रयू हेवुड जो हैं, इनकी पुस्तक राजनीतिक अवधारणाओं का मूलभूत ढांचा समझने के लिए अत्यंत प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत यानी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी की मुख्य विशेषता क्या है? तो पारंपरिक या परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत ये मानकी यानी नॉर्मेटिव, मूल्य आधारित और दार्शनिक अध्ययन पर आधारित है और इसमें क्या होना चाहिए यानी व्हाट आर टू बी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या है? तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत ये पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत के विपरीत अनुभवमूलक यानी इम्पेरिकल, तथ्य आधारित और वैज्ञानिक अध्ययन पर बल देता है। इसमें क्या है का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया जाता है, जबकि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में क्या होना चाहिए का अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि राजनीति विज्ञान में ऐतिहासिक उपागम या हिस्टोरिकल अप्रोच का समर्थन किसने किया है? तो जॉर्ज सेबाइन और जी.एच. सेबाइन ने दोस्तों ऐतिहासिक उपागम का समर्थन किया है। सेबाइन के अनुसार किसी भी राजनीतिक सिद्धांत को उसके तत्कालीन आर्थिक संदर्भ में ही समझा जा सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? जॉर्ज एच. सेबाइन की पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी। ये पुस्तक राजनीतिक विचारों के विकास को व्यवस्थित अध्ययन या व्यवस्थित रूप से समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और प्रश्न है, संस्थागत उपागम यानी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच किस पर केंद्रित है? तो संस्थागत उपागम राज्य, सरकार और संवैधानिक संरचनाओं के औपचारिक अध्ययन पर आधारित है। संस्थागत उपागम के प्रमुख विचारकों में लॉर्ड ब्राइस और एफ.डब्ल्यू. बिलोबी हैं। एक और प्रश्न है, देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन हैं? द स्टेट वुडरो विल्सन की कृति है और विल्सन ने राजनीति विज्ञान में संस्थागत और तुलनात्मक अध्ययन को इसके माध्यम से बढ़ावा दिया है। अगला प्रश्न है, मानकीय उपागम या नॉर्मेटिव अप्रोच के प्रमुख विचारक कौन हैं? तो देखिए, प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हेगल और लियो स्ट्राट्स, ये सभी विचारक नॉर्मेटिव अप्रोच या मानकीय उपागम के प्रमुख विचारक हैं। प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक मानकीय सिद्धांत का सर्वोत्तम उदाहरण है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अनुभववादी या एम्पिरिकल राजनीतिक सिद्धांत की नींव किसने रखी थी? तो जॉन लॉक और डेविड ह्यूम ने अनुभववादी राजनीतिक सिद्धांत की नींव रखी थी। अरस्तु को भी प्रथम अनुभववादी माना जाता है क्योंकि उन्होंने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। अगला प्रश्न देखिए, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक और तथ्यपरक बनाना व्यवहारवादी क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। इसका जोर मानव के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर था, इसलिए इसे व्यवहारवादी उपागम कहा जाता है।
अगला प्रश्न है राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो चार्ल्स मेरियम को। दोस्तों चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। 1925 में प्रकाशित उनकी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स को व्यवहारवाद का आधार स्तंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है शिकागो स्कूल का संबंध किस राजनीतिक उपागम से है? तो शिकागो स्कूल का संबंध व्यवहारवाद या बिहेवियरलिज्म से है। चार्ल्स मेरियम, हेराल्ड लासवेल, वी.ओ. की ये शिकागो स्कूल के मुख्य विचारक रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स 1930 में प्रकाशित पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये हेराल्ड लासवेल की पुस्तक है। और आप जान लीजिए कि लासवेल ने राजनीतिक विश्लेषण में मनोविज्ञान का प्रयोग किया था। याद रखिएगा साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स पुस्तक हेराल्ड लासवेल की रचना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए डेविड स्टन ने व्यवहारवाद के कितने बौद्धिक आधार स्तंभ या इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन बताए हैं? तो ये 8 आधार स्तंभ डेविड स्टन ने बताए हैं। इसमें नियमितता, सत्यापन, तकनीक, प्रामाणीकरण, मूल्य निरपेक्षता, व्यवस्थापन, विशुद्ध विज्ञान और एकीकरण शामिल हैं। तो याद रखिएगा डेविड स्टन ने व्यवहारवाद के जो है 8 आधार स्तंभ बताए हैं। एक और प्रश्न है व्यवहारवाद का मुख्य नारा क्या है? तो ये मूल्य मुक्त राजनीति विज्ञान यानी वैल्यू फ्री पॉलिटिकल साइंस, ये व्यवहारवाद का मुख्य नारा था। इसमें शोधकर्ता को अपने निजी नैतिक मूल्यों को शोध से अलग रखने की सलाह दी गई थी। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं द पॉलिटिकल सिस्टम 1953 पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक डेविड स्टन द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में स्टन ने निवेश निर्गत यानी इनपुट आउटपुट मॉडल प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है व्यवहारवाद की सबसे बड़ी सीमा क्या है? तो ये अत्यधिक तकनीक उन्मुख हो गया है और नैतिक और सामाजिक मूल्यों की उपेक्षा इसमें हो गई है, जो कि व्यवहारवाद की सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। आलोचकों ने इसे तकनीक के लिए तकनीक भी कहा है। अगला प्रश्न है उत्तर व्यवहारवाद की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? 1969 में डेविड स्टन द्वारा अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण में पोस्ट बिहेवियरलिज्म यानी उत्तर व्यवहारवाद की शुरुआत की गई थी। राजनीति विज्ञान में देखा जाए तो डेविड स्टन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों के प्रणेता माने जाते हैं। स्टन ने स्वीकार किया कि केवल तथ्य संग्रह से सामाजिक समस्याओं का समाधान संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद का मार्गदर्शन किया था। अगला प्रश्न है उत्तर व्यवहारवाद के 2 मुख्य नारे कौन से हैं? तो ये हैं प्रासंगिकता यानी रेलेवेंस और क्रिया यानी एक्शन। दोस्तों उत्तर व्यवहारवाद को क्रेडो ऑफ रेलेवेंस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर व्यवहारवाद का मुख्य सूत्र क्या है? तो तकनीक से पहले सार तत्व होना चाहिए यानी सब्सटेंस मस्ट प्रीसीड टेक्निक। तो तकनीक से पहले सार तत्व ये उत्तर व्यवहारवाद का सूत्र वाक्य है। इसका अर्थ है कि सही तकनीक से अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक रूप से प्रासंगिक शोध विषय का चयन करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद की किस अवधारणा को खारिज किया? तो एब्सोल्यूट वैल्यू न्यूट्रलिटी को उत्तर व्यवहारवाद ने खारिज किया, जो कि मूल्य निरपेक्षता व्यवहारवाद की विशेषता थी। उत्तर व्यवहारवाद के अनुसार मूल्य और तथ्य दोनों ही राजनीतिक अध्ययन में समान रूप से जरूरी हैं। अगला प्रश्न है द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हेराल्ड लासवेल हैं। इस पुस्तक में राजनीतिक विश्लेषण के भविष्यक परिदृश्यों की चर्चा की गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों 20वीं सदी के मध्य में राजनीतिक सिद्धांत के पतन यानी डिक्लाइन का दावा किन विचारकों ने किया था? तो अल्फ्रेड कोबेन, डेविड स्टन, दांते जर्मिनो और सिमोर मार्टिन लिप्सेट के द्वारा राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात की गई थी। अल्फ्रेड कोबेन ने 1953 के अपने लेख द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी पद का प्रयोग सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न है डेविड स्टन ने पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत के पतन के क्या कारण बताए थे? तो हिस्टोरिसिज्म यानी इतिहासवाद और अति तथ्यवाद यानी हाइपर फैक्चुअलिज्म और प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म को राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण के रूप में चिन्हित किया था डेविड स्टन के अनुसार। डेविड स्टन के अनुसार विचारक केवल अतीत के महान ग्रंथों की व्याख्या तक सीमित रह गए थे,
इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ है। राजनीतिक सिद्धांत का पतन नहीं हुआ है, ये तर्क किसने दिया? आइजिया बर्लिन, लियो स्ट्रास, हन्ना अरेंट और माइकल ओकशाट आदि विचारकों ने तर्क दिया कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन नहीं हुआ है। लियो स्ट्रास ने कहा कि जब तक मनुष्य में अच्छाई और न्याय की खोज की इच्छा है, राजनीतिक दर्शन का अंत नहीं हो सकता है। एक देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है व्हाट इज पॉलिटिकल फिलॉसफी, 1959 पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लियो स्ट्रास की पुस्तक है। स्ट्रास ने प्रत्यक्षवाद और व्यवहारवाद की इसमें कड़ी आलोचना की है। अगले प्रश्न पर आते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान यानी रिसर्जेंस में सबसे निर्णायक भूमिका किस पुस्तक की रही है? तो जॉन राल्स की ए थियरी ऑफ जस्टिस की, जिसका प्रकाशन 1971 में हुआ था। ये राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुत्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक रही है। इस पुस्तक ने मानकीय राजनीतिक दर्शन और न्याय संबंधी बहस को पुनर्जीवित करने का कार्य किया था। अगला प्रश्न है द ह्यूमन कंडीशन 1958 पुस्तक किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों। आपको बताना है कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। द ह्यूमन कंडीशन। दोस्तों द ह्यूमन कंडीशन पुस्तक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अगर जो देखा जाए तो ह्यूमन कंडीशन या मानव दशा, ह्यूमन कंडीशन है ना, ये पुस्तक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1958 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये पॉलिटिकल फिलॉसफी की बुक है। ये जर्मन अमेरिकन पॉलिटिकल थियरिस्ट हन्ना अरेंट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हन्ना ने नागरिक सहभागिता और विक्टा एक्टिवा यानी सक्रिय जीवन पर बल दिया था। अगला प्रश्न है रेशनलिज्म इन पॉलिटिक्स 1962 पुस्तक के लेखक कौन है? तो माइकल ओकशाट की रचना है रेशनलिज्म इन पॉलिटिक्स। और ओकशाट ने राजनीति को परंपराओं और अनुभवों के साथ चलने वाली धारा माना है। अगला प्रश्न देखिए विचारधारा का अंत या एंड ऑफ आइडियोलॉजी अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया? तो डेनियल बेल ने। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द एंड ऑफ आइडियोलॉजी एंड द एग्जॉशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इन द 50s, ये 1960 की बुक थी। इसमें उन्होंने विचारधारा के अंत अवधारणा का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1992 पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं फ्रांसिस फुकुयामा। दोस्तों विचारधारा का अंत डेनियल बेल का है और एंड ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का अंत फ्रांसिस फुकुयामा का है। फुकुयामा ने इसमें तर्क दिया कि कोल्ड वार की समाप्ति यानी पोस्ट कोल्ड वार एरा में उदारवादी लोकतंत्र ही मानव सरकार का अंतिम रूप सिद्ध हुआ है और साम्यवादी रूप जो है इसकी हार हो गई है। अगला प्रश्न है विचारधारा का अंत सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो ये तो डेनियल बेल हैं। इसके अलावा सीमोर, मार्टिन लिपसेट, एडवर्ड सिल्स और रेमंड एरन ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। इनका मानना था कि पश्चिमी देशों में पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का उग्र मतभेद समाप्त हो चुका है और अब जो उत्तर औद्योगिक अवस्था है इसमें जो है केवल एक ही विचार, अर्थवादी विचार प्रधान रह गया है। एक पुस्तक है पॉलिटिकल मैन जिसका प्रकाशन 1960 में हुआ था। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मार्टिन लिपसेट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें लिपसेट ने तर्क दिया कि कल्याणकारी राज्य ने वर्ग संघर्ष की तीव्रता को समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न है विचारधारा का अंत सिद्धांत की आलोचना सी राइट मिल्स ने किस रूप में की? तो उन्होंने इसे स्टेटस क्यो यानी यथास्थितिवाद का समर्थन करने वाली एक छद्म विचारधारा कहा और नव मार्क्सवादियों के अनुसार ये पूंजीवादी व्यवस्था का बचाव करने का एक जरिया मात्र था। अगला प्रश्न है दोस्तों जॉन राल्स किस देश के राजनीतिक दार्शनिक थे? तो अमेरिका के थे। वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। जॉन राल्स की प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं? तो देखिए ए थियरी ऑफ जस्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण कृति, इसका प्रकाशन 1971 में हुआ था। पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 में प्रकाशित हुई थी। द लॉ ऑफ पीपल्स 1999 में और जस्टिस एज फेयरनेस ए रीस्टेटमेंट ये 2001 में प्रकाशित हुआ था। उनकी 1971 की पुस्तक 20वीं सदी के राजनीतिक दर्शन की दिशा बदलने वाली पुस्तक थी।
अगला प्रश्न है, जॉन रॉल्स ने न्याय को किस रूप में परिभाषित किया था? तो जॉन रॉल्स ने कहा कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण है, यानी जस्टिस इज़ द फर्स्ट वर्चू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। और सत्य विचारों की पहली कसौटी है, वैसे ही न्याय सामाजिक व्यवस्था की पहली कसौटी है। रॉल्स का न्याय सिद्धांत किस परंपरा पर आधारित है? तो ये सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट और कांटवादी नीति शास्त्र पर रॉल्स का न्याय सिद्धांत आधारित है। वे हाब्सबर्ग और रूसो के अनुबंध विचार को उच्च स्तरीय अमूर्तता पर ले गए थे। अगला प्रश्न है कि मूल स्थिति या ओरिजिनल पोजीशन की अवधारणा रॉल्स के सिद्धांत में क्या दर्शाती है? तो याद रखिएगा, यह एक काल्पनिक प्रारंभिक निष्पक्ष स्थिति है जिसमें लोग न्याय के नियमों का चुनाव करते हैं। ये पारंपरिक सामाजिक अनुबंध की प्राकृतिक अवस्था के समतुल्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अज्ञान का पर्दा यानी व्हील ऑफ इग्नोरेंस का क्या अर्थ है? तो ऐसी स्थिति जहां व्यक्तियों को अपनी वास्तविक सामाजिक स्थिति, क्षमता, संपत्ति या वर्ग का ज्ञान नहीं होता, उसे रॉल्स ने अज्ञान का पर्दा कहा है। इस अज्ञानता के कारण व्यक्ति पूर्णतः निष्पक्ष होकर सभी के हित में निर्णय लेते हैं और समाज में न्याय की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, रॉल्स के अनुसार न्याय के दो मुख्य नियम कौन से हैं? तो एक तो है समान स्वतंत्रता का नियम, इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल, और दूसरे में ए है अवसर की उचित समानता का नियम और बी है अंतर नियम। और इन नियमों में समान स्वतंत्रता का नियम सर्वोपरि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉल्स का अंतर नियम या डिफरेंस प्रिंसिपल या भेद मूलक सिद्धांत क्या कहलाता है? तो रॉल्स का कहना है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं केवल तभी स्वीकार्य हैं जब वे समाज के सबसे वंचित या निचले दर्जे के लिए अधिकतम लाभ के लिए हों, और इसको ही अगर एक तरह से देखा जाए तो रिजर्वेशन का एक रूप माना जा सकता है। इसमें मैक्सिमिन प्रिंसिपल यानी न्यूनतम स्थिति वाले को अधिकतम लाभ भी कहा जाता है, रॉल्स के थियरी के इस विचार को। अगला प्रश्न है, प्राथमिक वस्तुएं या प्राइमरी गुड्स से रॉल्स का क्या तात्पर्य है? तो वे वस्तुएं जिनकी आवश्यकता हर व्यक्ति को अपनी जीवन योजना को पूरा करने के लिए होती है, जैसे अधिकार, स्वतंत्रता, अवसर, आय, संपत्ति और आत्मसम्मान, इसे ही रॉल्स ने प्राथमिक वस्तुएं कहा है। अगला प्रश्न है, रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम यानी विचारी साम्यावस्था की अवधारणा किसने दी थी? तो ये जॉन रॉल्स ने, और ये तथ्य हमारे सहज न्यायबोध और सिद्धांतों के बीच संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, रॉबर्ट नाजिक की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो आप जानते हैं एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, जो 1974 में प्रकाशित हुई थी। ये पुस्तक जॉन रॉल्स के कल्याणकारी न्याय सिद्धांत के विरोध में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, नाजिक का न्याय सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो रॉबर्ट नाजिक का न्याय सिद्धांत इंटाइटलमेंट थियरी ऑफ जस्टिस यानी पात्रता का सिद्धांत के रूप में जो है जाना जाता है। इसके 3 घटक हैं, न्यायपूर्ण अधिग्रहण, न्यायपूर्ण हस्तांतरण और अन्याय का सुधार। अगला है कि नाजिक किस प्रकार के राज्य का समर्थन करते हैं? तो नाजिक न्यूनतम राज्य यानी मिनिमल स्टेट या नाइट वॉचमैन स्टेट का समर्थन करते हैं। इनका कहना है कि राज्य का कार्य केवल हिंसा, चोरी, धोखाधड़ी से सुरक्षा और अनुबंधों को लागू करना है। अगला प्रश्न है, कराधान जबरन श्रम के समान है यानी टैक्सेशन फोर्स्ड लेबर के समान है, ये कथन किसका है? तो ये रॉबर्ट नाजिक का कथन है। नाजिक का कहना है कि पुनर्वितरण के लिए अमीरों पर कर लगाना उनकी स्वतंत्रता पर हमला है। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट नाजिक ने अपने सिद्धांत में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी का उदाहरण दिया? तो विल्ट चेम्बरलेन का उदाहरण नाजिक ने अपने सिद्धांत में दिया था। अगला प्रश्न है, स्वेच्छातंत्रवाद के प्रमुख विचारक कौन से हैं? F.A. हायक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नाजिक और आयन रैंड, ये प्रमुख स्वेच्छातंत्रवादी विचारक हैं। ये सभी विचारक मुक्त बाजार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 5 मई 1818 को ट्रायर नामक शहर जर्मनी में मार्क्स का जन्म हुआ था। मार्क्स ने बान और बर्लिन विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और जेना विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किस दार्शनिक से प्रभावित था?
तो ये हेगल और फ्योरबाख से प्रभावित था। मार्क्स ने हेगल से द्वंद्ववाद लिया, लेकिन उसका प्रत्ययवाद को भौतिकवाद से बदल दिया था। इसी पर एक प्रश्न है कि मैंने हेगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़ा पाया, मैंने उसे पैरों के बल सीधा खड़ा कर दिया। ये किसका कथन है? तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है। हेगल के लिए विचार या आइडिया मूल तत्व था, जबकि मार्क्स के लिए पदार्थ या मैटर मूल तत्व है। इसलिए उन्होंने जो द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद या द्वंद्वात्मक आदर्शवाद था, उसको उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के रूप में परिवर्तित कर दिया था। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 मुख्य नियम कौन से हैं? तो पहला है विपरीत तत्वों की एकता और संघर्ष का नियम, दूसरा है मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन में संक्रमण का नियम, और तीसरा है लॉ ऑफ निगेशन ऑफ द निगेशन यानी निषेध के निषेध का नियम। ये मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 मुख्य नियम हैं। फ्रेडरिक एंगल्स ने अपनी पुस्तक डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर में इन नियमों को विस्तार से समझाया है। अगला प्रश्न है द्वंद्ववाद की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? तो थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, यानी वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये द्वंद्ववाद की 3 अवस्थाएं हैं। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जब तक कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना न हो जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, लुडविग फ्यूरबाख एंड द एंड ऑफ क्लासिकल जर्मन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये फ्रेडरिक एंगल्स हैं। इसमें मार्क्सवादी भौतिकवाद और फ्यूरबाख के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ क्या है? तो इतिहास की व्याख्या आर्थिक और भौतिक परिस्थितियों के आधार पर करना, ये ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ है। मार्क्स के अनुसार समाज के विकास को भौतिक उत्पादन के साधनों में जो परिवर्तन होते हैं वही संचालित करते हैं, यानी उत्पादन के साधन ही इतिहास की दशा और दिशा तय करते हैं, विचार नहीं। अगला है कि मार्क्स के अनुसार समाज की आधार संरचना या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? तो ये आर्थिक ढांचा है, यानी उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध, ये समाज की आधारिक संरचना है, जबकि राजनीति, कानून, धर्म, संस्कृति और विचार ये सुपर स्ट्रक्चर यानी अधिरचना के मॉडल हैं। अगला प्रश्न है मार्क्स ने मानव इतिहास को किन 6 चरणों में विभाजित किया है? तो ये चरण है आदिम साम्यवाद यानी प्रिमिटिव कम्युनिज्म, दास समाज यानी स्लेव सोसाइटी, सामंती समाज यानी फ्यूडल सोसाइटी, पूंजीवादी समाज कैपिटलिस्ट सोसाइटी, समाजवादी समाज यानी सोशलिस्ट सोसाइटी और साम्यवादी समाज यानी कम्युनिस्ट सोसाइटी। और आदिम साम्यवाद और भावी साम्यवाद को छोड़कर सभी चरणों में वर्ग संघर्ष मौजूद रहता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आसान लेवल से थोड़ा सा ऊपर यानी सामान्य कठिन स्तर के हैं और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।